हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। उम्मीद है बहुत शानदार होगे। और आज का जो टॉपिक है दैट इज पिरामिड, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एज वेल एज बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक। कंफ्यूजन केवल इसलिए होता है क्योंकि कई बारी हम 3D ऑब्जेक्ट्स को, 3D इमेजेस को इमेजिन नहीं कर पाते अपने माइंड में, और दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम, दैट यूज टू क्रिएट प्रॉब्लम। तो आज हमारी कोशिश ये रहेगी कि सबसे पहले आपको वो क्लैरिटी दिया जाए कि पिरामिड होता क्या है। उसके बाद हम क्या क्या डिस्कशन करेंगे, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका लेटरल या कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। कंफ्यूजन सिर्फ इन पॉइंट्स में है। इसकी हाइट क्या होती है, इसकी स्लैंट हाइट क्या होती है, इसकी स्लैंट एज क्या होती है, इन पॉइंट्स को लेकर कंफ्यूजन रहता है। तो आई मेक श्योर कि अगला जितनी देर भी 40, 45, 50 मिनट या 1 घंटे का ये वीडियो होगा, इसमें आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। इसके बाद आप आराम से क्वेश्चन करिएगा, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छे क्वेश्चन आपको आज के सेशन में कराने वाला हूँ, राइट। तो अब देखो, आपके सामने 3-4 आकृति बनी हुई है। जैसे ये एक सर्कुलर बेस पिरामिड है। अगर मैं इसकी बात करूं तो एक स्क्वायर बेस पिरामिड है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हेक्सागोनल बेस पिरामिड है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो एक ट्रायंगल बेस पिरामिड है। एक कॉमन पॉइंट इनमें जो समझ में आता है वो मुझे ये समझ में आता है कि भैया यहां पर अल्टीमेटली जो एरिया ऑफ टॉप होता है वो हमेशा 0 होता है। मतलब ऊपर जाकर कि ये किसी पॉइंट पर मिल जाते हैं और आपका टॉप पर एरिया कितना होता है, 0 होता है। ये एक कॉमन पॉइंट है। यहां तक बात क्लियर है। बाकी कैसी भी आकृति हो उसका हम पिरामिड बना सकते हैं। जैसे 3-4 एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दे दिए हैं। अब मैंने कहा कि आपको कभी कभी चीजें याद नहीं होंगी, क्योंकि जैसे मैंने प्रिज्म में बताया था कि इट्स नॉट अ सिंगल फिगर, इसमें मल्टीपल चीजें होती हैं। तो बेटर क्या होता है कि आप एक अंडरस्टैंडिंग लेके आओ कि बेसिक क्या है इनका, जिससे मैं हर हर आकृति का फॉर्मूला निकाल पाऊं। तो मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई कि किसी एक आकृति जिसके फॉर्मूले आपको पता हो, आप उसको बेस मान लो। जैसे अगर मैं इनमें से ये कहूं तो आपने डायरेक्ट तो पिरामिड नहीं पढ़ा, लेकिन आपने कम से कम कोन को पढ़ रखा है। तो मैं कहता हूं कि भाई कोन को ही बेस बना लो, आपके सारे फॉर्मूले कोन से ही निकल आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको समझाने के लिए मैं एक रिलेशन स्टैब्लिश करता हूं, और जो हाइट एंड स्लांट हाइट वाला पार्ट है उसको मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा। मैंने कहा आपने कोन को पढ़ रखा है, तो कोन को आपने एक बेस बना लिया। ये इसका रेडियस है और ये इसकी हाइट है, और ये पार्ट क्या है, इसकी स्लैंट हाइट। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो आपने पढ़ा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में h, यही तो वॉल्यूम होता है। अब मैं कह रहा हूं इसको स्टैंडर्डाइज कर दो किसी भी पिरामिड के लिए। तो क्या है, 1/3, और पाई आर स्क्वायर का मतलब यहां पर ये बेस कैसा होगा, सर्कुलर होगा। तो सर्कल का एरिया यानी कि एरिया ऑफ बेस। तो इनटू में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ बेस, और इनटू में क्या आपके पास आ जाएगा, हाइट। इनटू में क्या आ जाएगा आपके पास, हाइट। अब दुनिया का कोई भी पिरामिड हो उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला यही होगा। अगर आप कहो कि हेक्सागोनल, जैसे अभी पिरामिड मेरे पास क्या था, हेक्सागोनल, अगर मुझे इसका निकालना है कि वॉल्यूम क्या होगा, तो 1/3, फिर एरिया ऑफ बेस का मतलब अगर भुजा ए है तो 6√3/4 ए स्क्वायर, और इनटू में जो भी इसकी हाइट होगी। इसमें कोई डाउट नहीं है। हाइट एक बड़ा कॉमन कंसर्न है, तो मैं हाइट को आपको अलग से भी बताऊंगा कि जैसे यहां पर ये सेंटर होगा, यहां से हाइट को कंसीडर किया जाएगा, दिस विल बी हाइट। इसमें कोई डाउट नहीं होगा। जैसे अगर मैं यहां पर हाइट की बात करूं तो यहां पर कहीं पर सेंटर होगा, तो यहां से जब मैं इस दूरी को मिलाऊंगा तो दिस विल बी योर हाइट। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। जैसे यहां पर ये पार्ट हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहां पर ये पार्ट आपका हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि हाइट ऑफ पिरामिड क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लैंट हाइट एंड ऑल क्या होती है, आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग, यू डोंट नीड टू वरी। बस थोड़ा सा आप इत्मीनान से देखिए। तो पहली बात, अपने को वॉल्यूम की बात पता चल गई कि भैया वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब देखो दोस्त, अगर मैं इसका CSA की बात करूं तो CSA होता है पाई आर एल। अब देखो, पाई आर अपने आप में कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन 2 पाई आर क्या होता है, 2 पाई आर होता है परिधि, सरकमफरेंस। सरकमफरेंस किसका, ये जो बेस है यानी कि ये जो सर्कल है उसका सरकमफरेंस 2 पाई आर होता है। और ये 2 पाई आर का आधा लिखा हुआ है, यानी कि सेमी सरकमफरेंस लिखा हुआ है। तो अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं, यानी कि CSA या फिर लैटरल सरफेस एरिया, तो वो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सेमी पेरीमीटर ऑफ बेस, सेमी पेरीमीटर ऑफ बेस। और इनटू में क्या हो जाएगा आपके पास,
सेमी पेरीमीटर ऑफ बेस और इनटू में क्या आ जाएगा आपके पास हाइट। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल सी बात थी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आ जाओ इसके टोटल सरफेस एरिया पे। अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया निकालूं तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, जैसे प्रिज्म में मैंने पढ़ा कि जो भी एलएसए या सीएसए आया उसमें एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम जोड़ दीजिए। यहां पर क्या आ जाएगा, जो भी आपका एलएसए या सीएसए आया टॉप तो जीरो होता है, यानी कि एरिया ऑफ बेस जोड़ दीजिए। तो अब यहां पर जैसे आप करते हो पाई आर एल और एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा पाई आर अंडर ब्रैकेट एल प्लस आर। यही फॉर्मूला आप लोग रट के आते हो। अब वही सेम लॉजिक मैं यहां पर लगा दूंगा कि अगर मुझे टीएसए किसी भी आकृति का किसी भी पिरामिड का निकालना है तो सबसे पहले सीएसए या एलएसए जो भी आपने निकाला है वो लिख लीजिएगा, और प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ बेस। प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ बेस। आकृति कैसी भी हो फॉर्मूला विल रिमेन सेम। तो मैंने कहा एक कोई आकृति, उसको आप अपना बेस बना लो, वहीं से सारे फॉर्मूले आप निकाल सकते हो। ये बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें किसी तरह का कोई डाउट आपको नहीं होगा। प्रॉब्लम कहां पर आती है, प्रॉब्लम आती है हाइट, स्लांट एज। तो वो मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। जैसे अभी मैं एक स्क्वायर बेस्ड पिरामिड ले रहा हूं, तो अगर ये एक स्क्वायर बेस्ड पिरामिड है तो देखो फिगर कैसे बनाते हैं हम। फिगर तो हम इस तरीके से बनाते हैं कि साहब यहां से मैं हाइट को लूंगा, ये पार्ट क्या होगा हाइट, और फिर मैं इसको मिला देता हूं, इसको मिला देता हूं, इसको मिला देता हूं, इसको मिला देता हूं, ये बन गया आपके पास एक पिरामिड। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस पिरामिड को ओपन करूं, क्योंकि अल्टीमेटली तो मुझे हाइट और स्लांट हाइट समझनी है, तो इसको मैं ओपन करता हूं कि अगर मैंने इस पिरामिड को ओपन किया तो देखो हुआ क्या होगा। जो ये वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल अगर मैं ओपन करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ऐसे मैं बना सकता हूं, नहीं बना सकता, ये ट्रायंगल इसी तरीके से तो आएगा। ये फिगर आपको इस तरीके से दिखा, लेकिन प्रैक्टिकली ये फिगर कैसा होगा, तो प्रैक्टिकली ये फिगर ऐसा होगा कि आपके पास इस तरीके से रखा होगा, बीच में कहीं पर क्या होती है आपके पास हाइट होती है। इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर है। यहां तक बात क्लियर। तो अब देख लो अल्टीमेटली जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये वाला ट्रायंगल आपके पास कुछ इस तरीके से बनेगा, एक ट्रायंगल आपके पास कुछ इस तरीके से बनेगा, और एक ट्रायंगल आपके पास कुछ इस तरीके से ये बनेगा। ये हो गया जब मैंने इस पिरामिड को ओपन कर दिया। यहां तक बात क्लियर है। अब देख लो पिरामिड की आकृति बनती कैसे है, कि अगर मैं इस वाले पार्ट को उठा के ऐसे लेके आ जाऊं, इस वाले पार्ट को उठा के ऐसे लेके आ जाऊं, इस वाले पार्ट को उठा के ऐसे लेके आ जाऊं, और इस वाले पार्ट को उठा के ऐसे लेके आ जाऊं, तो बीच में जाकर ये जो बना देंगे वो आकृति कैसी हो जाएगी, आपके पास पिरामिड की आकृति हो जाएगी। यहां तक आई होप कोई डाउट आपको नहीं होगा। मैं कोशिश करता हूं कि आपको एक मॉडल की हेल्प से भी समझाऊं ताकि आपको और थोड़ा बेहतर तरीके से चीजें क्लियर हो जाएं। गिव मी सम टाइम। देखिए अब ये जो मॉडल मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे ये क्या है, ये आकृति अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक सर्कुलर बेस्ड पिरामिड है। मतलब इसका आधार कैसा है, इसका आधार है वृत्ताकार, और ये टॉप पे आके क्या हो जा रहे हैं, जीरो हो जा रहे हैं। तो ये हो गया सर्कुलर बेस्ड पिरामिड। अगर मैं ट्रायंगुलर बेस्ड पिरामिड की बात करूं तो देखिए आपको ये बेस कैसा दिख रहा है, ट्रायंगल के शेप में दिख रहा है। तो ये तो आधार क्या है, त्रिभुजाकार है, और ये टॉप पे आके जीरो हो जा रहा है। इसका मतलब ये ट्रायंगुलर बेस पिरामिड है। अब देखो जो बात मैं कह रहा हूं आपको हाइट में लेकर बहुत डाउट होगा, क्योंकि अगर मैं इसका फिगर ऐसे बनाऊं, 2D में बनाऊं, तो फिगर कैसा बनेगा जरा समझिएगा। अगर मैं ट्रायंगुलर बेस पिरामिड बनाऊं तो ये कुछ, अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ये तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये किस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से ये आकृति हमारे पास बनेगी, ये मेरे पास आकृति बनेगी। अब क्या है अल्टीमेटली जो मैं आपको समझाता हूं कि भाई देखो मैं इसको उठा के यहां पर ले आऊंगा, इसको उठाकर मैं यहां पर लेके आऊंगा, इसको उठा के यहां पर लेके आऊंगा, तो एक पिरामिड बनेगा। उसको ऐसे इमेजिन करिए कि ये एक ट्रायंगल बेस पिरामिड है। अब देखो इसकी हाइट कहां पर कंसीडर होगी, तो अगर मुझे हाइट कंसीडर करनी है तो आप ऐसे कंसीडर करिए। अभी देखिए ये जो आपको ब्लैक पार्ट दिख रहा होगा, जो मेरे उंगलियों के ऊपर का पार्ट है, ये ब्लैक पार्ट इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। अब ये हाइट कहां से कंसीडर किया जाएगा, तो हमेशा याद रखिएगा कि ये जो नीचे का बेस का ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड से हमेशा हाइट नापी जाती है। तो ये पार्ट तो हो जाएगा इसका हाइट, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा पार्ट आता है इसका स्लैंट हाइट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये जो
अगर ये बेस है तो ये किनारे वाला ट्रायंगल क्या है, ये जो ट्रायंगल मैंने ओपन किया है, इस ट्रायंगल की भी एक हाइट होगी। वो हाइट आपको देखिए, ये मैं अलग से यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखिए अब आप लोग, ये अलग से जो मैंने इस पार्ट को ड्रॉ किया, ये क्या हो गया, ये हो गई इस फिगर की स्लैंट हाइट। यानी कि अगर मैंने किनारे से नापना चालू किया, जस्ट अ मिनट, बड़ी मुश्किल से बना के लाए हैं बट कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझा के तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। ये देखिए अब ये बेस था और ये किनारे ट्रायंगल था। इस ट्रायंगल की जो हाइट होगी वो आपके फिगर की क्या हो जाएगी, स्लैंट हाइट। फिर से समझा रहा हूं कि ये किनारे वाला ट्रायंगल है और अगर इस ट्रायंगल में मैंने एक इस तरीके से हाइट उठा के मिला दी, इस ट्रायंगल में मैंने कुछ इस तरीके से हाइट मिला दिया, तो ये इस ट्रायंगल की क्या हो जाएगी, स्लैंट हाइट। तो आपको हाइट और स्लैंट हाइट का डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि अगर मैं मिड से नाप रहा हूं, अगर मैं यहां से नाप रहा हूं, तो अब ये पार्ट क्या हो जाएगा, जो उंगलियों के ऊपर का पार्ट है, दैट विल बी योर हाइट। और अगर मैं ये किनारे वाले ट्रायंगल के हाइट को नाप रहा हूं ऐसे, तो ये क्या हो जाएगी, स्लैंट हाइट। आई होप एक लेवल का आइडिया होगा। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि किनारे वाले ट्रायंगल की हाइट जो कि ये इस तरीके से ड्रॉ होगी, ये पार्ट क्या आ जाएगी, स्लैंट हाइट आ जाएगी। ये पार्ट क्या आ जाएगी आपके पास, स्लैंट हाइट आ जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर मैं यहां पर भी ये बात कहूं, तो जो ये ट्रायंगल की हाइट होगी, जो ये ट्रायंगल की हाइट होगी, ये हाइट होगी और ये हाइट होगी, ये पार्ट क्या आ जाएगा आपके पास, स्लैंट हाइट आ जाएगी। यही पार्ट आपके पास क्या आ जाएगा, स्लैंट हाइट आ जाएगी, यानी कि तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर एक टर्म आएगा स्लैंट एज, क्या होता है। तो आप देखो अगेन मैं अपने फिगर को ले रहा हूं, अगर ये ट्रायंगुलर बेस पिरामिड है, तो जो ये भुजाएं दिख रही हैं, जो आपको ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये सारी की सारी भुजाएं कैसी हैं, ये स्लैंट एज हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। ये क्या हो जाएंगी, स्लैंट एज हो जाएंगी। तो अगर मैं अपने फिगर से रिलेट करूं, तो जो ये वाली भुजा है, ये वाला पार्ट या फिर ये वाला पार्ट, इस तरीके के जितने भी पार्ट बने हुए हैं, ये सारे क्या होते हैं, इनको मैं कहता हूं स्लैंट एज। ये क्या हो जाएंगे, स्लैंट एज। इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहां पर कहूंगा तो ये पार्ट क्या आ जाएगा, स्लैंट एज आ जाएगा, इसमें कोई डाउट आपको किसी तरह का नहीं होना चाहिए। और हाइट के बारे में भी क्लियर कट आइडिया लग गया होगा कि हाइट को हमेशा मैं यहां से नापूंगा, हाइट को मैं हमेशा यहां से नापूंगा। अगर मैं यहां पर नापूंगा तो हाइट हमेशा इस जगह से नापी जाएगी, इसमें किसी तरह का कोई डाउट आपको नहीं होगा। अब जरा देखो, थोड़ा सा आपको सिंबॉलिक समझाने की कोशिश करता हूं कि ये हो गई आपके पास हाइट, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं ये कह रहा हूं कि मैं इस वाले ट्रायंगल को उठा के यहां पर लेके आ जाऊंगा, इस वाले ट्रायंगल को उठा के यहां पे लेके आ जाऊंगा, इस वाले ट्रायंगल को उठा के यहां पे लेके आ जाऊंगा। तो होगा क्या है, इसकी जो हाइट है ना, मान लो ये ब्लैक स्केच इसकी हाइट है, तो ये स्केच ऐसे आके मिलेगा, आपको शायद दिख रहा होगा, आई होप। मैं थोड़ा सा सामने से हट जा रहा हूं, तो अगर आप देखो तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे हाइट बनेगी, यानी एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन बन रहा है। और आप देखो जो ये वाला पार्ट है, ये ब्लैक स्केच इस तरीके से बन रहा है, मतलब ये तो परपेंडिकुलर की तरीके से खड़ा है, और ये वाला पार्ट हाइपोटेन्यूज की तरीके से खड़ा है। और जो नीचे का पार्ट होता है, मतलब अगर मैं इस जगह से हाइट आपकी ड्रॉ कर रहा था, तो जो बेस आ जाएगा, यानी कि अगर मैं यहां पर हाइट ड्रॉ कर रहा था, तो ये एक भुजा हो जाएगी बेस, ये भुजा हो जाएगी बेस। अब देखो फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये हो गई दोस्त अपने पास हाइट, ये ब्लैक स्केच से मैंने हाइट बना दी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जब मैं इस ट्रायंगल को उठा के यहां से लेके आ रहा हूं, तो जो ये वाला पार्ट है वो अब एक्चुअली कुछ इस तरीके से मिलता हुआ आपको दिख रहा होगा। अगर आपको दिख रहा है अपनी स्क्रीन पे, तो देखो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन बन रहा है, जिसमें जो ये वाला पार्ट है ये एज अ हाइपोटेन्यूज काम कर रहा है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये हाइपोटेन्यूज ऐसे था, ये स्लैंट हाइट थी, लेकिन जब मैंने इसको मिलाया तो ये स्लैंट हाइट कैसे काम कर रही है, हाइपोटेन्यूज की तरीके से काम कर रही है। ये ब्लैक वाला स्केच इस फिगर के हाइट की तरीके से काम कर रहा है, और ये नीचे एक बेस है। ये बेस का मतलब इस सेंट्रॉइड से लेकर इस भुजा के बीच की जो लंबवत दूरी है, ये हो जाएगी बेस की तरीके से काम करेगी। आई होप ये आइडिया होगा। सेम लॉजिक देखिए मैं स्क्वायर में दिखा रहा हूं कि अगर ये आपके पास क्या है, अगर ये आपके पास हाइट है, ये पार्ट क्या है आपके पास, हाइट है। अगर ये पार्ट आपके पास हाइट है, बहुत ज्यादा शेक कर रही है स्क्रीन, तो मैं इसको लॉक कर दे रहा हूं, जस्ट अ मिनट। अब देखिए ये पार्ट अपने पास क्या है, हाइट है। अगर ये हाइट है अपने पास, ठीक है, ये रहा अपने पास हाइट, सॉरी, ये रहा अपने पास हाइट।
और जो ये वाला पार्ट आपको ये स्लैंट हाइट दिख रहा है ना, ये ऐसे मिलेगा आके, ये कुछ ऐसे मिलेगा। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा एक फॉर्मेशन हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। मैं फिर से दिखा रहा हूं कि ये पार्ट अपने पास क्या आ गई, हाइट आ गई, और जो ये वाला पार्ट है ये ऐसे उठ के मिल रहा है, तो आपको एक दिख रहा होगा एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल का, जिसमें जो ये स्लैंट हाइट है ये एज अ हाइपोटेन्यूज काम कर रही है, ये हाइट एज अ परपेंडिकुलर काम कर रही है, और जो ये दूरी है यानी कि केंद्र से इसके बीच की लंबवत दूरी वो एज अ बेस काम कर रही है। वो कैसे काम कर रही है, बेस की तरीके से काम कर रही है। आई होप एक लेवल का आइडिया आपको हो गया होगा। अगर किसी भाई का इसमें डाउट हो, अगर किसी भाई का इसमें डाउट हो तो प्लीज कमेंट में लिख दीजिएगा कि ये बात नहीं समझ में आई, तो मैं कोशिश करूंगा इस तरह के रियल टाइम मॉडल से भी आपको समझाऊं। तो अभी तक जो मैंने पढ़ा कि ये जो अगर मैं किसी स्क्वायर को ओपन कर रहा हूं, किसी स्क्वायर बेस्ड पिरामिड को ओपन कर रहा हूं, जो ट्रायंगल बनते हैं उन ट्रायंगल की जो हाइट होती है, यानी कि ये पार्ट या फिर ये पार्ट या फिर ये पार्ट, ये सारी की सारी क्या है, स्लैंट हाइट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो हाइट ऑफ द पिरामिड होता है वो उसके सेंटर से कुछ इस तरीके से नाप ली जाती है, दिस इज हाइट ऑफ पिरामिड। और जो ये बेस होता है वो केंद्र से, जो बेस होता है वो केंद्र से भुजा के बीच की लंबवत दूरी होती है। अगर मैं स्क्वायर के केस में कहूं तो ये लंबवत दूरी इन रेडियस के बराबर होगी। अगर मैं ट्रायंगल के केस में कहूं तो ये दूरी किसके बराबर आ जाएगी, इन रेडियस के बराबर आ जाएगी। अगर मैं हेक्सागोनल के केस में कहूं, आप जरा ध्यान से देखिएगा, हेक्सागोनल में भी तो ऐसे ही, अगर मैं उसको ओपन करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से आपका फिगर, आपका पिरामिड क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और यहां पर कहीं पर सेंटर है, ये आपका क्या हो जाएगा, अगर इस ट्रायंगल की हाइट देखूं तो यही आपकी स्लैंट हाइट होगी। आपको समझाने के लिए देखो, ये रहा हाइट, ये क्या रहा हाइट, और ये स्लैंट हाइट है। दोनों को जब मैं इसको उठा के यहां पर मिलाऊंगा तो ये देखिए आपके पास कुछ इस तरीके से एक फिगर बन रहा है, जिसमें जो स्लैंट हाइट है ये कैसे काम कर रही है, एक हाइपोटेन्यूज की तरीके से काम कर रही है। और जो ये दूरी है, ये जो बेस है, ये बेस किसकी तरीके से काम करेगा, केंद्र से भुजा के बीच की लंबवत दूरी, इसको लेकर अगर आप सर्कल ड्रॉ करोगे तो ये एक इन रेडियस की तरीके से काम करेगी, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। अगर यहां तक बात समझ में आई तो अभी तक कॉमन क्या निकला, जरा उसको समझ लेते हैं कि कोई भी पिरामिड है अगर मैं ओपन कर रहा हूं तो जो आउटसाइड वाले ट्रायंगल बनते हैं, आउटसाइड के जो ट्रायंगल बनते हैं, इस ट्रायंगल की जो हाइट होती है, इस ट्रायंगल की हाइट वो कैसे काम करती है, स्लैंट हाइट की तरीके से काम करती है। वो कैसे काम करती है, स्लैंट हाइट की तरीके से काम करती है, इसमें कोई डाउट नहीं, वही स्लैंट हाइट होती है। और जब मैं हाइट को या स्लैंट हाइट को किसी को भी कैलकुलेट कर रहा हूं, हाइट या स्लैंट हाइट किसी को भी कैलकुलेट कर रहा हूं, तो ये स्लैंट हाइट जब मैं कैलकुलेशन के टाइम पे यूज करता हूं तो एज अ हाइपोटेन्यूज यूज करता हूं, यानी एक कर्ण की तरीके से मैं इसको यूज करता हूं, एक कर्ण की तरीके से मैं यूज करता हूं, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो बेस फिगर है, जो बेस फिगर है, बेस फिगर का मतलब जैसे कि यहां पे वर्ग था, यहां पर त्रिभुज है, यहां पर हेक्सागन है, तो ये बेस है, ठीक है। अब जो बेस फिगर का इन रेडियस होगा, बेस फिगर का जो भी आपके पास क्या होगा, इन रेडियस होगा। और ये इन रेडियस का मतलब क्या हुआ, सेंटर से साइड की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो जाएगा इन रेडियस, ठीक है। और ये जो इन रेडियस है, जब मैं हाइट या स्लैंट हाइट कैलकुलेट करता हूं तो उस टाइम पे ये एज अ बेस काम करेगा, ये एज अ आधार काम करेगी, और हाइट हमेशा एज अ परपेंडिकुलर काम करती है। आई होप यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तो जरूर से वीडियो में लिख दीजिएगा, अदरवाइज वीडियो को आप दोबारा से भी रिवर्स करके देखिएगा, आपको एक लेवल का आइडिया पूरा लग जाएगा। अब मैं आता हूं दूसरे पार्ट में, विच इज स्लांट एज। अब मैं स्लांट एज को भी आपको समझाता हूं। अब मान लो कि मैं दो ही एग्जांपल ले रहा हूं, ये रहा मेरे पास एक स्क्वायर, ये क्या रहा, एक स्क्वायर रहा। और अगर इस स्क्वायर बेस पिरामिड है तो इसके चारों तरफ क्या होंगे, ट्रायंगल होंगे। मैंने आपको स्लैंट हाइट तो समझा दिया एग्जांपल के माध्यम से।
अब अगर मैं स्लांट एज की बात करूं तो मैंने आपको बताया ये सारी भुजाएं क्या है, स्लांट एज हैं। तो कई बारी क्वेश्चन ऐसा होगा कि आपसे स्लांट एज पूछ लिया जाएगा या स्लांट एज देकर हाइट पूछ लिया जाएगा। अब जरा समझिएगा, यहां पर भी एक काम की बात है। अब हाइट तो हमेशा सेंटर से ही कंसीडर किया जाएगा, तो हाइट तो हमेशा यही होगी, लेकिन इस बार मैं स्लांट एज के बेसिस पे हाइट कैलकुलेट करना हो। तो अब जरा देखिएगा, जब मैं आपसे कहता हूं कि इस वाले ट्रायंगल को उठा के यहां पर ले आओ, तो हुआ क्या होगा एक्चुअली समझिएगा। ये वाली हाइट आपकी ये क्या हो जाएगी, एक हाइट की तरीके से काम करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये हो गया हाइट। और जब मैं इस ट्रायंगल को यहां से लेके आऊंगा तो जो ये वाली भुजा है, जो आपको ये भुजा दिख रही है, ये वाली भुजा कुछ ऐसे काम करेगी। तो ये दूरी कैसे काम करेगी, ये दूरी इसको मैं अलग कलर से मेंशन करूंगा ताकि आपको क्लियर आइडिया आ जाए। ये दूरी, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कैसे काम कर रहा होगा, एज अ बेस काम करेगा। और ये बेस क्या होगा अभी मैं समझाऊंगा। तो ये तो देखो दोस्त हाइट हो गई, ये क्या हो गया, हाइट हो गया। और जो ये है, ये पार्ट ऐसे आके मिलेगा। तो अब आप देखो, आपको जो ये पेन दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये हाइट है और ये वाला पार्ट ऐसे, जो मेरा पेन है वो ऐसे दिख रहा है, और नीचे रेड कलर की लाइन आपको बेस की तरीके से दिख रही है। तो देखो जो ये वाला पार्ट है, ये ऐसे परपेंडिकुलर ही, सॉरी एज ए हाइपोटेन्यूज काम कर रहा है। फिर से देखिएगा, मैंने इसको उठा के यहां पर मिला दिया, यानी कि ये वाली भुजा अब आकर ऐसे मिल गई। तो आपको दिख रहा होगा कि जो ये वाला पेन है वो एज अ हाइपोटेन्यूज काम कर रहा है, ये एज अ परपेंडिकुलर काम कर रहा है, और ये दूरी एज अ बेस काम कर रही है। इसका मतलब अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये जो स्लांट एज है, ये जो स्लांट एज है, जब मैं हाइट कैलकुलेट करता हूं या फिर स्लांट एज, दोनों में से कुछ भी कैलकुलेट करना है, तो ये स्लांट एज कैसे काम करेगा, एक हाइपोटेन्यूज की तरीके से काम करेगा, यानी एक कर्ण की तरीके से काम करेगा। ये बात क्लियर है। और जो ये बेस की मैं बात कर रहा हूं, अब आप देखो, अगर ये बेस मैं ले रहा हूं तो इससे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं, यानी ये बेस क्या हो जाएगा, सरकम रेडियस के बराबर होगा। ये बेस किसके बराबर आ जाएगा, सरकम रेडियस के बराबर आ जाएगा। आपको अभी ट्रायंगल का भी फिगर दिखाता हूं। अगर ये ट्रायंगुलर बेस पिरामिड था, ट्रायंगुलर बेस पिरामिड था, तो देखो भैया ट्रायंगल कैसे होंगे, इसी तरीके से अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ट्रायंगल तो आपके पास कुछ ऐसे ही बनेंगे। अगर ये मेरे पास एक ट्रायंगल बन रहा है तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, स्लांट एज हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब मैं आपको बार बार क्या कह रहा हूं कि भैया मैं इसको, अगर ये हाइट है जो कि सेंट्रॉइड पे ड्रॉ होगी ट्रायंगल के केस में, इसको उठा के यहां पर लेके आ रहा हूँ, तो जो ये स्लांट एज है अब वो कुछ ऐसे मिलेगा आके, आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि ये स्लांट एज ऐसे काम करेगा। या अगर मैं इसको उठा के ऐसे ले जाऊं तो ये स्लांट एज ऐसे काम कर रहा होगा, आप देखिएगा ये ऐसे काम करेगा। मतलब ये अगेन हाइपोटेन्यूज की तरीके से काम करेगा। एक कॉमन चीज मिल रही है कि अगर मैंने इसको उठा के ऐसे मिला दिया तो ये स्लांट एज, अगर मैं थोड़ा सा इसको पास ले जाऊं तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से देख पाओगे कि अगर मैं यहां से देखूं तो ये स्लांट एज कैसे काम कर रहा होगा, ऐसा हाइपोटेन्यूज आपके लिए काम करेगा। और जो ये दूरी होगी, जो ये वाला पार्ट होगा जहां से मैं दूरी नाप रहा हूं, अब आप लोग बता दीजिए ये किसके बराबर होगा, ये होगा अगेन सरकम रेडियस के बराबर। क्योंकि भैया मैं हाइट कहां पर कंसीडर कर रहा हूं, इस जगह। हाइट मैं कहां पर कंसीडर कर रहा हूं, इस जगह। तो ये तो हो गई हाइट अपने पास, और ये स्लांट एज है। ऐसे ही आपका एक ट्रायंगल बनेगा जिसमें ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एज अ हाइपोटेन्यूज काम करेगा, ये परपेंडिकुलर की तरीके से, और ये बेस की तरीके से काम करेगा। तो ये भुजा तो क्या हो गई, बेस, और ये बेस किसके बराबर होगा, ये कैपिटल आर यानी सरकम रेडियस के बराबर होगा। और जो ये स्लांट एज है ये तो ऐसे जाके मिलेगी, ये ट्रायंगल आपका फॉर्मेशन कुछ ऐसे बन रहा होगा। मतलब ये जो स्लांट एज है, ये स्लांट एज कैसे काम करेगी, ये एज अ हाइपोटेन्यूज काम करेगी। और हाइट तो हमेशा हाइपोटेन्यूज की तरीके से ही, हाइट तो हमेशा परपेंडिकुलर की तरीके से काम करेगी। यहां तक बात क्लियर है। तो कुल मिलाकर देखो दो तीन चीजें हैं। अब आप, मैं कंक्लूड करूं अगर इस बात को, तो अब मैं समझाता हूं, फिर इसके बाद कुछ एग्जांपल भी आपको समझाऊंगा। अगर मैं कंक्लूड करूं कि भैया अगर किसी फिगर में, मान लो कि ये एक ट्रायंगल है और ट्रायंगुलर बेस पिरामिड है, इसको मैंने ओपन किया, इसको मैंने ओपन किया, तो ये कुछ इस टाइप से फिगर बनेगा आपके पास। और अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो ये जो स्लांट एज है, व्हाइल कैलकुलेटिंग दिस विल वर्क एज हाइपोटेन्यूज, ये कर्ण की तरीके से काम करेगा। और अगर मैं ये ड्रॉ कर दूं तो ये क्या है,
ये है स्लैंट हाइट, और अगर इसके हेल्प से मैं क्वेश्चन का कैलकुलेशन कर रहा हूं तो ये भी कैसे काम करेगा, हाइपोटेन्यूज की तरीके से काम करेगा, कर्ण की तरीके से काम करेगा। जब मैं स्लांट हाइट की हेल्प से हाइट कैलकुलेट करूंगा, इस टाइम पर जो बेस होगा वो बेस किसके बराबर आएगा, वो बेस बराबर आ जाएगा इन रेडियस के। और जब मैं स्लांट एच की हेल्प से हाइट कैलकुलेट कर रहा हूंगा, इस टाइम पे जो बेस आएगा वो बेस किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा सरकम रेडियस के। किसके बराबर हो जाएगा, परित्रिज्या के बराबर आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं है, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर की तरीके से ही काम करेगी, ये इसका मूल है। अब ये बात समझ में आती है तो पहले एक एग्जांपल देते हैं, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। जैसे एक आकृति बड़ी ज्यादा फेमस है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन, और टेट्राहेड्रॉन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रॉन को हम हिंदी में कहते हैं समचतुष्फलक। क्या कहते हैं, समचतुष्फलक। अब ये समचतुष्फलक क्या है जरा समझिएगा डिटेल में। अब इसका लॉजिक ये है कि जैसे ये आकृति ना, ये एक टेट्राहेड्रॉन मान सकते हैं आप, क्योंकि यहां पर जो भी आपको ट्रायंगल दिख रहे हैं, कौन कौन से ट्रायंगल दिख रहे हैं, देखो ये सबसे पहले इसका बेस था, ये वाली आकृति क्या है, इसका बेस है, तो ये तो बेस है जिसपे खड़ा है। अब आप देखो आपको ट्रायंगल कितने दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल आपको ये वाला दिख रहा होगा, दूसरा ट्रायंगल आपको ये वाला दिख रहा होगा, और तीसरा ट्रायंगल आपको ये वाला दिख रहा है, यानी कि एक बेस ट्रायंगल और 3 अलग अलग ट्रायंगल आपको और दिख रहे हैं। तो अगर मैं अब इसी फिगर को ओपन करूं तो ये बना आपके पास बेस ट्रायंगल, इसके सिवा एक ट्रायंगल आपके पास यूं कुछ बनेगा, दूसरा ट्रायंगल आपके पास यूं कुछ बनेगा, और तीसरा ट्रायंगल आपके पास यूं कुछ बनेगा। अब यहां पर जो ये चारों ट्रायंगल दिख रहे हैं, मैंने किया क्या, मैंने इसी फिगर को ओपन कर दिया, यानी कि ये जो ट्रायंगल दिख रहा है इसको ऐसे ओपन कर दिया, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है इसको ऐसे ओपन कर दिया, और ये ट्रायंगल को ऐसे ओपन कर दिया, वही मैंने फिगर बना दिया। अब जो ये चारों ट्रायंगल यहां पर दिख रहे हैं, ये चारों ट्रायंगल कैसे हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये चारों ट्रायंगल कैसे हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी समबाहु त्रिभुज हैं ये चारों ट्रायंगल। तो ऐसी आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, समचतुष्फलक कहते हैं। यानी बेस ट्रायंगल और जो बाकी के 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, यानी हर भुजा पे जो ट्रायंगल बन रहा है, वो सारे के सारे ट्रायंगल अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं तो वो क्या काम करेगा, वो उस आकृति को हम लोग समचतुष्फलक कहते हैं। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब देखो दोस्त, मुझे पता हो गया कि सारे के सारे ट्रायंगल कैसे हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अभी जो मैंने बात समझी कि ये वाली भुजा क्या है, स्लांट एज है, और अगर मैं यहां से ये परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये जो इस ट्रायंगल की हाइट होगी वो क्या आ जाएगी, स्लैंट हाइट आ जाएगी। ये क्या बराबर हो जाएगी, स्लैंट हाइट के बराबर आ जाएगी। और लेकिन आपको पता है कि अगर ये सारे के सारे त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हैं और अगर इनकी भुजा ए है, तो जो ये हाइट आएगी ये आ जाएगी √3/2a, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की भुजा किसके बराबर होती है, √3/2a के बराबर होती है, इसमें कोई डाउट नहीं। और अभी जस्ट मैंने समझाया कि भैया हाइट तो मैं यहां पर कंसीडर करूंगा, तो अगर मैं इसको उठा के ऐसे लेके आऊंगा तो देखो ये वाली हाइट ऐसे उठा के मिलेगी आके, मतलब ये कैसे काम कर रही है, कर्ण की तरीके से काम कर रही है। मतलब जब मैं हाइट कैलकुलेट करूंगा तो हाइट कैलकुलेट करते टाइम ये √3/2a कैसे काम करेगा, कर्ण की तरीके से काम करेगा, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। ये अगर मेरा सेंट्रॉयड है, यहां से यहां की दूरी जब मैं इसको ऐसे कैलकुलेट करूंगा, जब मैं ऐसे कैलकुलेट करूंगा तो देख लो आपको दिख रहा होगा ये वाली दूरी बेस की तरीके से काम कर रही है, और ये किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी इन रेडियस के। तो जो ये पार्ट होगा वो है आपके पास इन रेडियस, और ये जो इन रेडियस में बार बार एक ही बात समझा रहा हूं, ये कैसे काम करेगा, एज आ आधार काम करेगा, एक कर्ण सॉरी एक आधार की तरीके से ये काम आपके पास करेगा। आई होप यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, यहां तक आपको बात एकदम क्लियर होगी। सबसे पहला काम है मेरा हाइट कैलकुलेट करना। अगर मैं इसका एक 2D फिगर बनाऊं तो ये कुछ ऐसे बनेगा कि यहां से कहीं पर हाइट होगी, ये कुछ ऐसे जाकर आपका ऐसे मिल रहा होगा, ये इसका एक 2D फिगर हो सकता है कि अल्टीमेटली ये बेस है और जो ये हाइट है जाके यहाँ पर कहीं पर मिल रही है, ऐसे मान सकते हैं, बाकी एग्जैक्ट फिगर वही है। तो अब देख लो ये पार्ट किसके बराबर है,
√3/2a के बराबर है। और जो ये बेस है, जो बेस है समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या किसके बराबर होती है? a अपॉन में 2√3। तो बेस किसके बराबर आ जाएगा? a अपॉन में 2√3, ये वैल्यू आ जाएगी बेस के बराबर। अब आपको हाइट कैलकुलेट करना है। तो भैया बेसिक कैलकुलेशन क्या कहता है? अभी भी बहुत ज्यादा ये, हाँ, अब देखो बेसिक कैलकुलेशन क्या कहता है। अगर मैं इस ट्रायंगल में, इसको मैंने h मान लिया, तो h स्क्वायर प्लस में इसका वर्ग करोगे तो कितना बन जाएगा? इसका वर्ग करो तो कितना बन जाएगा? ए स्क्वायर अपॉन में 12। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में 12, ये बराबर आ जाएगा इसका वर्ग विच इज 3a स्क्वायर अपॉन 4, 3a स्क्वायर अपॉन में 4। एच स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3a स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस में a स्क्वायर अपॉन में 12। घटाते हैं, 3 का गुणा कर दो तो बेस बराबर हो जाएगा। तो ये 9a स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर, यानी ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास 8a स्क्वायर अपॉन में 12। और यहाँ से अगर आपने h कैलकुलेट किया तो ये बन जाएगा 2√2a अपॉन में 2√3। ये और ये तो कट जाएगा, यानी कि √2 अपॉन में √3a। ये समचतुष्फलक की क्या आती है? हाइट। लिख लीजिएगा, बहुत काम की बात है कि हाइट ऑफ टेट्राहेड्रॉन √2 अपॉन में √3a। बहुत काम की बात है, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से मिलते हैं। ये बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी, किसी तरह का कोई डाउट आपको नहीं होगा। दूसरी बात आती है कि भैया मैं इसका वॉल्यूम निकालूं। तो देखो वॉल्यूम के बारे में मैंने फॉर्मूला तो पहले ही बता दिया था, 1/3। फिर आधार का क्षेत्रफल, आधार आपका कैसा है? समबाहु त्रिभुज है, भुजा ए है, तो आधार का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? √3/4 a स्क्वायर। और इनटू में होती है हाइट। हाइट आपने कैलकुलेट किया है कितना? √2 अपॉन में √3, और ये आ जाएगा a। √3 से √3 कैंसिल आउट, √2 अपॉन में 12, √2 अपॉन में 12, और ये आ जाएगा a³। ये बन जाएगा वॉल्यूम का फॉर्मूला। इसको हम थोड़ा बहुत और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे 12 को अगर मैं रूट के फॉर्म में चेंज करूं तो भी बना सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये आ गया वॉल्यूम का फॉर्मूला, √2 अपॉन में 12 a³। ये एक समचतुष्फलक के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। फिर आता है इसका लैटरल सरफेस एरिया। अगर मैं इसका LSA निकालूं तो देखो LSA बहुत आसान है, इसका हम बार बार यूज करेंगे। एक तो तरीका होता है कि सेमी पेरीमीटर ऑफ बेस, आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। सेमी पेरीमीटर ऑफ बेस और इनटू में स्लैंट हाइट, जो मैंने आपको फॉर्मूला पर आया था। अभी आपको दिखा रहा हूं कि ये फॉर्मूला मैंने शुरुआत में ही आपको समझा दिया था। आपको मिल जाएगा कहां पर? जस्ट अ मिनट। सेमी पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में ये स्लैंट हाइट होगा। ये क्या हो जाएगा आपके पास? स्लैंट हाइट होगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूजन होंगे हाइट में। ये क्या हो जाएगा? स्लैंट हाइट। देखो πr/l होता है फॉर्मूले में, तो ये क्या हो जाएगा? स्लैंट हाइट। अब जरा देखिएगा, अब अगर मैं आगे बढ़ जाऊं, अब मैं आता हूं अपने क्वेश्चन पे। यहीं पे हम कर रहे हैं ना LSA। तो देखो सेमी पेरीमीटर ऑफ बेस, अगर a भुजा है तो सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा? 3a/2। तो ये आ गया 3a/2। और इनटू में स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट आपको पता है ये, और ये किसके बराबर है? √3/2a के बराबर। तो ये बन गया √3/2a। अगर आप कैलकुलेट करो तो 3√3/4a स्क्वायर, ये बन गया लैटरल सरफेस एरिया। ये बन गया लैटरल सरफेस एरिया। लेकिन आपको समझाना क्या है वो समझिए, मुझे बिना फॉर्मूले के इनको निकालना है। तो देखो मैंने आपको बताया कि अगर आप सिर्फ टॉप और बॉटम को छोड़ दो, टॉप तो 0 हो गया, मतलब बॉटम को छोड़ दो, तो बाकी की जो तीनों सरफेस हैं वही आपका लैटरल सरफेस एरिया। जैसे अगर मैं इस आकृति में बात करूं तो इस बॉटम को छोड़ के ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये तीनों ट्रायंगल का जो एरिया का सम होगा दैट इज नथिंग बट लैटरल सरफेस एरिया होगा। तो अगर एक ट्रायंगल का एरिया, इसका एरिया √3/4a स्क्वायर है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, तो ऐसे तीन त्रिभुजों का एरिया 3√3/4a स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। और चौथा पार्ट आता है टोटल सरफेस एरिया। तो देख लो टोटल सरफेस एरिया का मतलब जितनी सरफेस है उतने एरिया। एक फॉर्मूला क्या था कि LSA या CSA में एरिया ऑफ बेस जोड़ दो, तो 3√3/4a स्क्वायर
प्लस √3/4a² बनेगा 4√3/4a², 4 से 4 कट जाएगा, √3a² बन जाएगा। या फिर यहीं पे समझो, 4 त्रिभुज हैं, चारों का क्षेत्रफल निकाल लो और वही आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया, और चारों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है, सारे बराबर बराबर इक्विलैटरल ट्राइंगल है, मतलब 4 इंटू में √3/4a², ये और ये कट जाएगा, √3a², ये बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। बोलिए अगर कोई डाउट है इसमें, एकदम क्लियर होगा पक्का। सबसे काम की बात थी हाइट स्लैंट हाइट का डिफरेंस समझना। तो स्लैंट हाइट क्या होती है, जो अगल बगल के ट्राइंगल्स बनते हैं उन्हीं की हाइट को हम लोग स्लैंट हाइट कहते हैं। आई होप कोई डाउट नहीं होगा। मन में एक सवाल आ सकता है कि साहब ट्राइंगल तो बना रहे हैं लेकिन कोन में कहाँ ट्राइंगल बनता है। देखो दोस्त, अगर ये रहा कोन, अगर ये रहा कोन, जब मुझे स्लैंट हाइट कैलकुलेट करनी होती है तो मैं ऐसे ही कैलकुलेट करता हूँ, दिस पार्ट इज r, दिस पार्ट इज h, और ये जो स्लैंट हाइट l बराबर हो जाएगी वो अंडर रूट के अंदर h² प्लस r², हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। बात क्लियर हो गई होगी। तो वो सर्कुलर बेस पिरामिड में हम ऐसे यूज कर लेते हैं, बाकी आपके पास कैसा भी पिरामिड आए आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। एक और डिफरेंस, अगर आपसे कहीं पर ये बात कह दिया जाए, कहीं पर ये बात कह दिया जाए कि एक पिरामिड है जिसका आधार एक समबाहु त्रिभुज है, तो आप कभी भी उसको डायरेक्ट, जब तक टेट्राहेड्रॉन ना कहा जाए आप कंसीडर मत करिएगा। टेट्राहेड्रॉन जब कहा जाएगा तभी कंसीडर करिएगा कि दैट इज टेट्राहेड्रॉन, अदरवाइज आप उसको एक बेस जिसका समबाहु त्रिभुज है उसके अकॉर्डिंगली ही कैलकुलेट करिएगा। आई होप एक बेसिक आइडिया आपका लग गया होगा। बाकी हम क्वेश्चंस के माध्यम से इस टॉपिक को बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं जरा देखिए, उस पिरामिड का आयतन क्या होगा जिसका आधार एक समबाहु त्रिभुज है, अभी जस्ट इसकी बात किया, और जिसकी भुजा 16√3 सेंटीमीटर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई, इसकी तिर्यक ऊंचाई इसकी ऊंचाई का 3 गुना है। देखो दोस्त, अपने को वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला अभी मैंने पढ़ रखा है कि V बराबर होता है 1/3 इंटू में एरिया ऑफ बेस, ये मैं एक दो बार लिखूंगा ताकि आप लोगों को याद हो जाए, और इंटू में हाइट। इंटू में क्या होता है, हाइट। आपके पास इस फिगर में एरिया ऑफ बेस तो निकल आएगा क्योंकि समबाहु त्रिभुज की भुजा पता है, हाइट नहीं पता है, दैट यू नीड टू कैलकुलेट। तो देखो एक पिरामिड है जिसका आधार एक समबाहु त्रिभुज है और इसकी भुजा कितनी है, 16√3। अब मैंने अभी आपको क्या समझाया, मैंने ये समझाया कि अगर मैं इस पिरामिड को ओपन करूंगा तो ये आकृति कुछ इस तरीके से ही बन रही होगी, ये आकृति कुछ इस तरीके से ही बन रही होगी, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब आपको बताना है, यहां पर एक रिलेशन दिया हो कि इसकी स्लैंट हाइट इसकी हाइट का 3 गुना है, इस ट्राइंगल की हाइट ही स्लैंट हाइट होगी, और ये पार्ट क्या आ जाएगा, इसका हाइट आ जाएगा। तो अगर मैं ओपन फिगर बनाऊं, अगर मैं ओपन फिगर बनाऊं तो ये हाइट आ जाएगी, ये कहीं बेस होगा, और ये क्या आ जाएगी आपके पास, स्लैंट हाइट आ जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसकी स्लैंट हाइट इसकी ऊंचाई का 3 गुना है, मतलब अगर ऊंचाई h है तो स्लैंट हाइट कितनी आ जाएगी, 3h। रियल विजुअलाइजेशन करना है तो मैं बार बार एक दो बार आपको समझाते रहूंगा कि भैया ये रही इसकी हाइट, ये क्या रहा है इसकी हाइट, और जो ये ट्राइंगल की हाइट है, अगर मैं यहां से, अगर मैंने क्या किया, यहां से ये बेस को मिला दिया, ये वाली लाइन क्या है, बेस है, मैं इसको रेड कलर से मार्क करूंगा, ये वाली लाइन क्या हो गई, इसका बेस हो गई, ये वाला पार्ट क्या हो गया, हाइट हो गया। और जब आप इसको उठा के यहां पर मिलाओगे तो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल यहां पर क्लियरली दिख रहा होगा, जहां पर ये वाली भुजा एज अ कर्ण काम कर रही है, और ये स्लैंट हाइट किसके बराबर है, 3h के बराबर है, और ये हाइट का क्या है, स्लैंट हाइट 3 गुना है, तो हाइट कितनी आ जाएगी, h आ जाएगी। तो अब सबसे पहले दोस्त मैं यहाँ पर क्या कैलकुलेट करता हूँ, सबसे पहले इसकी हाइट कैलकुलेट करता हूँ क्योंकि मुझे वॉल्यूम के लिए चाहिए। अब देखो, अगर इसकी भुजा 16√3 है और ये एक समबाहु त्रिभुज है, अगर आपको नहीं पता तो पहले बता दे रहा हूँ, इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो इन रेडियस होता है वो होता है a/2√3, और सरकम रेडियस होता है a/√3। अगर किसी को ये बात नहीं पता है तो मैंने इसी सीरीज में इक्विलैटरल ट्राइंगल का वीडियो जाके डाल रखा है, आप प्लीज जाके उसको एक बारी चेक कर लीजिए, सारे एक्सप्लेनेशन डिटेल में दे रखे हैं।
तो अब अगर मैं इसका मतलब इसकी बात करूं तो ये तो स्मॉल आर के बराबर आ जाएगा, विच इज ए अपॉन में 2√3, यानी कि 16√3 बटे में 2√3, ये और ये कट जाएगा, ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, बेस आपका 8 के बराबर आ गया। अब अगर आप इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज लगाओगे, सॉरी पाइथागोरस, तो एच स्क्वायर प्लस में 64 बराबर 9h स्क्वायर, तो 8h स्क्वायर ये बराबर आ जाएगा 64 के, तो h स्क्वायर बराबर आ जाएगा 8 के, और h बराबर आ जाएगा 2√2 के। h का मान आ गया 2√2। अब मुझे निकालना है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लिखा हुआ है 1/3 एरिया ऑफ बेस। बेस कैसा है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √3/4 ए स्क्वायर का मतलब 16√3, 16√3 इंटू में 16√3, ये तो आ गया बेस का एरिया, और हाइट अभी मैंने कैलकुलेट किया है विच इज नथिंग बट 2√2, ये मेरे पास फाइनली इसका वॉल्यूम आएगा। अब देख लो, सबसे पहले दोस्त ये √3 से √3 मल्टीप्लाई करोगे 3 बनेगा, और यहां से ये वैल्यू कट जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। 4 से आप इसको काट सकते हो, तो ये आ गया 4, तो देखो 16 गुणे 4 64 गुणे 2 128, तो ये बन गया 128, यहां से √3 बचा था, यहां से √2 बचा था, तो √6 आ जाएगा, 128√6, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 128√6 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है, आई होप बात एकदम क्लियर हो गई होगी, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। और मैं बार बार कहता हूं कि दोस्त अगर डाउट है तो कमेंट में लिख देना, रेस्ट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आई डोंट थिंक देयर इज एनी डाउट। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में लिखिएगा, डाउट नहीं है देन वी कैन मूव फर्दर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने कहा कि जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसमें आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, एक पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 10√3 है। पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया 270√3 है, उसकी ऊंचाई ज्ञात करो। क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन को इनडायरेक्ट पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन बहुत शानदार है। अब देखो, आपसे कह रहा है पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि ये आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 10√3 है। यहां पर जब मैं ओपन करूंगा तो ये क्या हो जाएंगे, इस पे कुछ इस तरीके से 3 ट्रायंगल बने होंगे आपके पास, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब कह रहे हैं इसका टोटल सरफेस एरिया, यानी कि इन चारों ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर है, 270√3। डाउट कहां पर आएगा, आप इसको टेट्राहेड्रॉन से कंपेयर करने लगोगे, विच इज रॉन्ग। टेट्राहेड्रॉन अगर होगा तो मेंशन किया होगा, वहां पर ये सारे के सारे ट्रायंगल होते हैं आपके इक्विलैटरल ट्रायंगल, लेकिन यहां पर बेस इक्विलैटरल है, जरूरी नहीं कि बाकी इक्विलैटरल हो। यहां तक बात क्लियर है। अब देखो दोस्त, मैं अपने फॉर्मूले पे जाता हूं। अगर मैं कहूं कि इसका टीएसए किसके बराबर होता है, तो टीएसए बराबर होता है जो भी लैटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया, और सबसे पहले तो मैं वो लिखता हूं, तो यहां पर एलएसए आएगा, और प्लस में एरिया ऑफ बेस, प्लस में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ बेस। याद नहीं आ रहा है तो याद दिलाता हूं, याद नहीं आ रहा है तो आपको याद दिलाता हूं। शुरुआत में हमने शुरुआत यहीं से किया था, तो आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। सीएसए एलएसए जो कुछ भी है, प्लस में एरिया ऑफ बेस आपको लेना होता है। यहां तक बात एकदम क्लियर है। अब मैं आता हूं जरा क्वेश्चन पे। अब देखो, इसका एलएसए क्या होगा, किसी भी आकृति का लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, सेमी पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में हाइट, सेमी पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में हाइट। तो जरा यहीं पर देखो, भुजा मुझे दे रखी है 10√3, तो परिमाप कितना आ जाएगा, इसका 3 गुना कर दो, 30√3। सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 30√3 बटे 2, यानी कि 15√3, तो ये आ जाएगा 15√3। और इनटू में हम क्या लेते हैं, स्लैंट हाइट लेते हैं, तो इनटू में मैंने मान लिया कि स्लैंट हाइट क्या है, L, प्लस में एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस अपने पास कितना आ जाएगा, 10√3 भुजा है, तो ये आ जाएगा √3/4 इंटू में 10√3 इंटू में 10√3, ये आ जाएगा आपके पास एरिया ऑफ बेस, क्योंकि समबाहु त्रिभुज था। और ये किसके बराबर है, तो टोटल सरफेस एरिया आपसे कह रहा है भैया 270√3, ये इसके बराबर है। अब जरा सॉल्व करता हूं मैं। देखो,
अगर मैं इस पार्ट को देखूं तो 10 गुणे 10 होता है 100, 100 बटे 4 करोगे 25 आ जाएगा, √3 इंटू √3 करोगे यानी कि 3 आ जाएगा, तो 25 तिया 75 और 75 √3 बचेगा। मतलब अगर मैं इतने पार्ट को सॉल्व कर लूं तो ये वैल्यू कितनी बन रही है 75 √3। देखो कैसे, 10 गुणे 10 100, 100 बटे 4 25, √3 इंटू √3 यानी कि 3, 25 तिया 75 और ये बन गया √3, तो इतने पार्ट की वैल्यू बन गई 75 √3। कोई डाउट नहीं है। तो अब अल्टीमेटली आपके पास बन गया 270 √3 प्लस में 270 √3, ये बराबर आ गया 15 √3 L और प्लस में 75 √3। L की वैल्यू बहुत आराम से आ जाएगी। कैसे, 270 में से 75 जाएगा, कितना बचेगा 195 √3, 195 √3 बराबर 15 √3 L, √3 से √3 कट गया यानी L बराबर कितना आ जाएगा 195 बटे में 15, 15 एक कम 15 बचेगा 4, 15 तिया 45, यानी L की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 13 आ गई। यहां तक कोई डाउट नहीं। अभी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, क्वेश्चन बहुत प्यारा है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया इसकी हाइट बताओ, मतलब वही पुरानी कहानी कि ये बेस वाला ट्रायंगल था, यहां से मुझे हाइट कंसीडर करनी है, ये बेस आ जाएगा और ये कुछ ऐसे जाकर आपके पास इसकी हाइट यहां पर ऐसे मिल रही होगी। थोड़ा सा फिगर टिल्टेड हो गया है तो मैं इसको फिर से सही से बना दे रहा हूं कि ये कहीं पर इसकी हाइट होगी, ये बेस होगा, इसको ऐसे मिला देंगे। अभी आपने स्लैंट हाइट कैलकुलेट किया है, दैट इज व्हाट, ये वैल्यू आ गई 13 के बराबर। अब आ जाता हूं इसके इन रेडियस के बराबर। समबाहु त्रिभुज का इन रेडियस कितना होता है a अपॉन में 2 √3। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आ जाएगा 10 √3 अपॉन में 2 √3। ये और ये कट गया, ये वैल्यू किसके बराबर आ गई 5 के, तो ये वैल्यू आ गई 5 के। अब आपको हाइट निकालनी है। आपको पता है 5 12 13 होता है ट्रिपलेट, अगर ये 5 है तो ये हाइट कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी, यानी इस पिरामिड की हाइट कितनी आ जाएगी तो 12 सेंटीमीटर की हाइट आ जाएगी। आई होप कोई डाउट आपको इस प्रश्न में नहीं होना चाहिए। अगर बेसिक और पुरानी बातें जितनी मैंने अभी तक पढ़ाई हैं वो अगर आपको समझ में आ गई हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बहुत आराम से आपको क्लियर हो जाएगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। I think it is absolutely loud and clear, कोई डाउट नहीं है। Now we are moving towards next question. Here it is question number 3. क्वेश्चन नंबर 3, मैं बहुत इत्मीनान से एक एक क्वेश्चन समझा रहा हूं सो दैट कि आपके किसी तरह के कोई डाउट्स आपके ना रह जाएं। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहे हैं, उस पिरामिड का आयतन और तिर्यक किनारा क्या होगा जिसका आधार एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई इसकी तिर्यक ऊंचाई की आधी है। अब देखो, आपको जब एग्जामिनेशन में करना ना तो अब जरूरी नहीं कि आप बार बार पूरा फिगर बनाओ, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि यहां पर कहीं पर हाइट होगा, ये इस तरीके से आपके पास ये अल्टीमेटली आपको कैलकुलेट करना होगा, ये सोच सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो देखो इन रेडियस कितना हो जाएगा a अपॉन में 2 √3, तो 4 बटे में 2 √3, 2 से 2 काट दोगे मतलब 2/√3। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 2/√3 के, कोई डाउट नहीं है। अब देख लो यहां पर क्या कह रहा है, इसकी ऊंचाई इसकी तिर्यक ऊंचाई की आधी है, तो तिर्यक ऊंचाई अगर 2h है तो ये कितनी आ जाएगी h आ जाएगी। यहां तक कोई डाउट नहीं। आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है ना, तो सबसे पहले वॉल्यूम के लिए हाइट चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं यहीं से हाइट कैलकुलेट करता हूं, तो ये बन जाएगा h² प्लस में कितना बन जाएगा 4 बटे में 3 और ये बराबर बन जाएगा 4h² के, तो 3h² इज इक्वल टू 4/3, तो h² इज इक्वल टू 4/9, तो h इज इक्वल टू 2/3, यानी अपने पास h का मान कितना आ गया 2/3। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं है। अब मुझे इसका वॉल्यूम निकालना था, वॉल्यूम तो यूं आ गया, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल यानी कि √3/4, a² भुजा है आपके पास, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 और इनटू में हाइट विच इज 2/3, ये आ जाएगा आपके पास 2/3। ये वैल्यू यहां से कट गया, कितना आ जाएगा 4 दूना 8, तो 8 √3/9, ये तो आ जाएगा अपने पास वॉल्यूम। अगर आप देखोगे एक ही ऑप्शन में ये वैल्यू दिख रही है 8 √3/9, तो आंसर तो यही आएगा। अब क्या पूछ रहा है तिर्यक किनारा, नाउ दिस इज डिफरेंट।
आपसे स्लांट एज के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन। अब स्लांट एज क्या है पहले फिगर बना के आपको समझाता हूं कि ये बेस वाला पिरामिड है। ओपन अगर मैं करूंगा तो ये इस तरीके से बाकी के आपके ट्रायंगल यहां पर बनेंगे। अब देखो स्लैंट एज कौन सा है, ये वाली साइड क्या है, स्लैंट एज है। मैंने क्या बताया था, स्लैंट एज भी एज अ हाइपोटेन्यूज काम करेगी। लेकिन 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 एक काम की बात, इस समय जो आपका बेस का काम करेगा दैट विल बी सरकम रेडियस। आपको याद दिला रहा हूं सबसे पहले, आपको हर एक चीज पहले मैं याद दिलाते रहूंगा। अगर आप देखोगे स्लांट एज वाला केस मैंने आगे लिया है, ये देखिएगा कि अगर मैं स्लांट एज की बात कर रहा हूं तो देख लीजिए स्लांट एज हाइपोटेन्यूज की तरीके से काम करेगी, और इस टाइम पे ये दूरी या यहां पर ये दूरी वो बेस की तरीके से काम करेगी, दैट इज नथिंग बट सरकम रेडियस। अब आ जाता हूं मैं क्वेश्चन पे ताकि कोई डाउट ना रह जाए। अब देख लो दोस्त, आपको क्या निकालना है, स्लांट एज, ये सेंट्रॉयड था, तो देखो ये दूरी ये एज अ बेस काम करेगी। एक बार आपको समझाऊंगा कि देखो जब मैं इसको ऐसे मिलाऊंगा तो ये तो रहा इस फिगर की हाइट, ये क्या रहा इस फिगर की हाइट, और जब मैं इसको ऐसे मिलाऊंगा तो अगर आप देख पा रहे हो तो ये इस तरीके से एक आकृति बनेगी। यानी कि जो ये वाला मार्कर है, ये वाला जो ब्लैक पेन है, ये एज अ हाइपोटेन्यूज काम कर रहा है, और ये आपका जो सरकम रेडियस है वो एज अ बेस काम कर रहा है। तो अब जरा मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ कि भैया देख लो सरकम रेडियस कितना होगा। तो सरकम रेडियस इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना होता है, a/√3, भुजा बटे में √3। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 बटे में √3। ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 4 बटे √3। इस पॉइंट पर जो हाइट है वो 2/3 है, और हाइपोटेन्यूज आपका स्लांट एज है। ये क्या है, स्लांट एज विच विल वर्क एज कर्ण। तो आप देख लो भैया, कर्ण का स्क्वायर तो मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं, स्लांट एज का होल स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर विच इज 4/9, और प्लस में जो आपका ये बेस होगा जो कि 4/√3 है, इसका वर्ग करोगे 16/3 बनेगा, प्लस में 16/3। अगर दोनों को बराबर करना है तो बेस बराबर कर लो, इसमें 3 का गुणा कर दो, यहां पर भी 3 का गुणा कर दीजिए और यहां पर भी 3 का गुणा कर दीजिए, बेस बराबर हो गया। तो 16 3 48 4 52, ये बन गया 52/9। तो अगर मैं स्लांट एज निकालूंगा तो ये बन जाएगा अंडर रूट के अंडर 52/9, और देखो 13 चौको 52 यानी कि 2√13, 2√13/3, ये वैल्यू बन जाएगी स्लांट एच की। आपसे तिर्यक किनारा पूछा गया है, 2√13/3। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आप इसको 3 बार 4 बार 5 बार रिवाइज कर लो कि स्लांट एज विल वर्क एज हाइपोटेन्यूज। जब मैं स्लांट एज से क्वेश्चन का कैलकुलेशन करूंगा तो बेस की तरीके से काम करेगा सरकम रेडियस, और जब मैं स्लांट हाइट से हाइट कैलकुलेट कर रहा हूंगा तो बेस की तरीके से काम करेगा इन रेडियस। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक बात आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। आई होप बात एकदम आपको ही क्लियर होगी। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन में। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं जरा देखिए, एक पिरामिड एक समबाहु त्रिभुज पर बना हुआ है, बहुत अच्छी बात है। अब ये कह रहे हैं इसका क्षेत्रफल 16√3 है, ध्यान देना क्षेत्रफल 16√3 है। वैसे ये इतना ज्यादा रिपीटेड वैल्यू है, इस केस में भुजा 8 आती है, अभी कैलकुलेट करके दिखा दूंगा आपको। और इसके पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, सॉरी इसके एक पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो पिरामिड का आयतन, सबसे पहले तो फिगर बनाता हूं। देखो ये रहा मेरे पास इस तरीके से एक पिरामिड, और मैंने इसको ओपन कर दिया तो ये ट्रायंगल अपने पास कुछ इस तरीके से यहां पर बन गए। आपसे कह रहा है कि देखो वन ऑफ इट्स लैटरल फेसेस, मतलब इनमें से कोई एक का एरिया कितना है, ये 40 के बराबर है। अब आपसे कह रहा है ये जो बेस ट्रायंगल है, जो आपके पास यहां पर बेस ट्रायंगल है, ये वाला, इस बेस ट्रायंगल का एरिया आपको 16√3 कह रहा है, विच इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का भैया एरिया होता है √3/4a², और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 16√3 के बराबर है। क्षेत्रफल दे रखा है जिसका क्षेत्रफल, तो देखो √3 से √3 कट गया, a² बराबर 64, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 8। ये बहुत बार रिपीटेड है तो ऐसे देख के ही पता होनी चाहिए। तो ये भुजा अपने पास 8 आ गई। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पिरामिड का आयतन पूछा गया है। देखो आयतन का मतलब 1/3 एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस तो आपको पता ही है, हाइट निकालना है, कुल मिला के क्वेश्चन ये रहा।
अब देखो दोस्त, आपको इतनी देर में एक बात समझ में आ गई कि जो इस ट्राइंगल की हाइट होगी वो इस फिगर के लिए एज अ स्लैंट हाइट काम करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, पक्का एकदम क्लियर है। तो अगर ये भुजा 8 है क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो 1/2 इंटू में 8, अगर मैं इसको L ही मान लूं तो इंटू में L, ये आ जाएगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि मुझे बराबर दे रखा है 40 के। आपने काट दिया, यहां से L की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। मतलब ये L बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। यहां तक कोई डाउट नहीं है, पक्का एकदम क्लियर है। अब अल्टीमेटली आपके पास जो सिचुएशन बनी कि आपको हाइट कैलकुलेट करनी है, ये दूरी और ये दूरी आपको पता हो गई। कैसे? L अभी आपने कैलकुलेट किया है, किसके बराबर, 10 के बराबर। ये इन रेडियस के बराबर आएगा। समबाहु त्रिभुज का इन रेडियस कितना होता है, भुजा बटे में 2√3, तो 8 बटे में 2√3, 2 से काट दोगे 4/√3, ये वैल्यू बन जाएगी 4/√3। अब आप हाइट कैलकुलेट करो जो कि h है, तो h² प्लस में 16/3, ये बराबर आ जाएगा 100 के, तो h² बराबर 100 माइनस में 16/3, 300 में से 16 जाएगा 284/3, h की वैल्यू अंडर रूट के अंदर 284/3। ये सिंप्लीफाई थोड़ा सा हो सकता है लेकिन मुझे ऑप्शन इस फॉर्म में दिख रहे हैं तो मैं अभी छोड़ दे रहा हूं इसको एज इट इज। अब आपसे कह रहा है कि वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम ही पूछा गया ना, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/3 एरिया ऑफ बेस। आपको पहले ही दे रखा है समबाहु त्रिभुज का पिरामिड समबाहु त्रिभुज पर बना हुआ है जिसका क्षेत्रफल 16/√3 है, तो इनटू में 16/√3 और इनटू में हाइट विच इज अंडर रूट के अंदर 284 अपॉन में मैं इसको √3 जानबूझ के लिख रहा हूं, ये भी लिख सकता हूं। तो आप देख लो भैया, √3 से √3 तो कैंसिल आउट, 16/284/3, दिस इज द वॉल्यूम विच इज ऑप्शन नंबर ए। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है। तो बात एकदम क्लियर होगी, किसी तरह का कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। आई होप इट इज एब्सोल्युटली लाउड एंड क्लियर, किसी तरह का कोई डाउट आपको नहीं होगा। बढ़ू मैं अगले क्वेश्चन पे, देखता हूं क्या है मेरा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं जरा देखो। एक पिरामिड का आधार एक वर्ग है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, पिरामिड की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से याद आ रहा है, मैंने शायद कल जो मैराथन लिया उसी में ही ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। देखो, पिरामिड का आधार एक वर्ग है, यानी कि ये बेस कैसा है, एक वर्ग है। अब अगर ये पिरामिड है तो मैं ओपन ही फिगर बना रहा हूँ, ओपन ही फिगर आपके पास बना रहा हूँ, तो ये ओपन फिगर तो कुछ ऐसा ही बनेगा क्योंकि मैं आपको ये बातें सारी शुरुआत में समझा चुका हूँ। आधार जिसकी भुजा कितनी है, 8, तो आपके आंसर में सबसे पहले तो बेस का स्क्वायर यानी कि 64 प्लस समथिंग आएगा। हालांकि 2 ऑप्शन तो यहाँ से कट गए, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कट गया, यहाँ पर भी 64 है, यहाँ पर भी 64 है, ए और बी में कोई एक ऑप्शन है। अब देख लो दोस्त, अब आपसे कह रहा है इसकी ऊंचाई 16 है। अब देखो, अगर आपको इनका एरिया निकालना है या फिर अगर आप बेसिक फॉर्मूले से भी निकालोगे तो आपको स्लैंट हाइट चाहिए होगी। बेसिक फॉर्मूला क्या कहता है टोटल सरफेस एरिया का, कि सबसे पहले टीएसए या सीएसए निकालो और एरिया ऑफ बेस कर दो, और टीएसए या सीएसए सॉरी एलएसए या सीएसए जो भी कुछ भी निकालना है उसके लिए स्लैंट हाइट चाहिए। तो कुल मिला के स्लैंट हाइट कैलकुलेट करनी, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर कहीं पर हाइट होगा तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, इन रेडियस। स्क्वायर का इन रेडियस कितना आ जाएगा, 4, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर आपको मैं बार बार यही बात समझाऊंगा कि ये जो ये वाला ट्रायंगल है इसकी हाइट जब मैं मिलाऊंगा तो ये कुछ ऐसे काम करेगी, आपको एक क्लियर कट ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा होगा। ये एज अ हाइपोटेन्यूज आपको यहाँ पर काम कर रहा है, कोई डाउट इसमें नहीं होगा, पक्का ये एज अ हाइपोटेन्यूज यहाँ पर काम कर रहा है। तो अब देख लो, इसकी हाइट मुझे कितनी पता है, मतलब अगर मैं फिगर को 2D में कन्वर्ट करूं तो ये कहानी कुछ ऐसे आपके पास बनेगी, जाके ऐसे बनेगी। ये पार्ट आपके पास 4 है और आपको ऊंचाई ऑलरेडी 16 दे रखी है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और 16 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना आ जाएगा। ऑप्शन देखो इस फॉर्म में है तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, क्यों, देखो 4 और 16 का अनुपात कितना है, 1 और 4, 1 और 4 है। अगर 1 और 4 है और आपको पाइथागोरस लगाना है तो कितना बन जाएगा, √17, तो ये 4 है तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, 4 अंडर रूट में 17, ये बन जाएगी आपके पास स्लैंट हाइट। या फिर आप ये कह लो कि ये जो हाइट आ जाएगी ये 4 अंडर रूट 17।
अब देखो निकालने के दो तरीके हैं, मैं अभी आपको दोनों बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में ये बात बहुत अच्छे से बैठ जाए कि मुझे करना क्या है क्वेश्चन में। एक तरीका जो मैंने आपको बेसिक बताया, मैंने ओपन कर लिया, अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है यानी कि जितनी सरफेस मुझे दिख रही है इन सब का एरिया मुझे कैलकुलेट करना है, दिस इज द सिंपल लॉजिक। तो बेस का तो मैंने निकाल लिया, अब इस ट्राइंगल का अगर मैं एरिया निकालूं तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा 1/2, आधार कितना है 8 और ऊंचाई कितनी है 4√17, ये एक ट्राइंगल का एरिया आ गया। और अगर ऐसे 4 ट्राइंगल है यहाँ पर, अगर ऐसे यहाँ पर कितने ट्राइंगल है 4 ट्राइंगल है तो मल्टीप्लाइड बाई 4 आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 4 4 चौको 16 चौको 64√17, तो प्लस में 64/17, तो यहां से आपने 64 कॉमन ले लिया, 1 प्लस में √17, दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको नहीं साहब फॉर्मूले से ही करना है तो जरा देखो फॉर्मूला क्या था टोटल सरफेस एरिया का। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला था LSA और प्लस में एरिया ऑफ बेस, यही तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, LSA प्लस में एरिया ऑफ बेस। अब देखो लैटरल सरफेस एरिया सेमी पेरीमीटर ऑफ बेस, तो 8 चौको 32/2 यानी कि 16, इनटू में स्लैंट हाइट विच इज 4/17 प्लस में एरिया ऑफ बेस विच इज 64। देखो सेम वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है, तो आप कैसे भी कर सकते हो, इसमें कोई डिफरेंस है सच नहीं है, बहुत आराम से आप कर सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन एकदम क्लियर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, एक पिरामिड का आधार एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल 324 है। इतना पढ़ते ही मुझे साइड पता चल गई कितनी है, साइड बराबर 18, अगर जरूरत पड़ेगी ही। यदि पिरामिड का आयतन इतना है तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, यानी कि इसका लैटरल या कर्व सरफेस एरिया जो भी मुझे निकालना है वो मुझे कैलकुलेट करना है। लैटरल सरफेस एरिया के लिए मुझे स्लैंट हाइट चाहिए, आधार एक वर्ग है जिसकी भुजा मेरे पास कितनी है 18। अगर मैं आ जाऊं तो ये कुछ ऐसा फिगर मेरे पास बनेगा। आपको इसका वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 इंटू में एरिया ऑफ बेस जो मुझे दे रखा है क्वेश्चन में 324 और इंटू में इसकी हाइट, ये बराबर है 1296। ध्यान से देखो 300 का 4 गुना 1224 का 4 गुना 96, यानी कि ये तो हो गया 4 गुना, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई दोस्त, यहां तक कोई डाउट नहीं है। मतलब अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं, ये मेरे पास एक स्क्वायर है, ये रही हाइट जो कि किसके बराबर आ गई है 12 के बराबर, ये होगा बेस। अगर ये 18 है तो बेस कितना आ जाएगा 9, और अब आपको ये वाली भुजा कैलकुलेट करनी है। 12, 9 और 15 होता है ट्रिपलेट, ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी तुरंत मेरे पास 15 आ जाएगी। ये वैल्यू और कुछ नहीं होगी, ये स्लैंट हाइट होगी जिसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 15। आपसे पूछा गया इसका LSA। अब देख लो LSA सेमी पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू में स्लैंट हाइट, तो 18 चौक 72/2 यानी कि 36 और इंटू में कितना आ जाएगा 15। 15 छक्का 90 का 0 कैरी ऑन 9, 15 तिया 45, 9 54, 540 इज द करेक्ट आंसर। चाहे तो ऐसे कर लेते, या एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के 4 से गुणा कर देते। एक ट्राइंगल का एरिया 1/2 गुणे 18 गुणे 15, तो ये हो जाता 15 9 135 गुणे 4 540। आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते थे, यू विल गेट द सेम आंसर। आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन बेहद आसान था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं और देखता हूं क्या है मेरा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं जरा देखिए, एक वर्गाकार आधार वाले पिरामिड का आयतन 200 सेंटीमीटर क्यूब है। वर्गाकार आधार वाले पिरामिड का वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, इसके किनारों की लंबाई निकटतम क्या होगी। एक बार इंग्लिश पढ़ ले रहे हैं। द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड ऑफ विद स्क्वायर बेस इज 200 सेंटीमीटर क्यूब, द हाइट ऑफ द पिरामिड इज 13 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द एजेस। यही पढ़ना था, ये एजेस पूछ रहा है और अप्रोक्सीमेट मुझे बताना है। देखो क्या कह रहा है भैया, एक वर्गाकार पिरामिड है, मतलब अगर मैं ओपन पिरामिड बनाऊंगा तो ये कुछ इस तरीके से मेरे पास फिगर बनेगा। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं। मुझे कह रहा है बेस का इसका वॉल्यूम 200 है, मतलब क्या दे रखा है कि 1/3, अगर इसकी भुजा a है तो ये आ जाएगा a², और इनटू में हाइट 13 है और ये बराबर किसके है 200 के, तो a² बराबर आ जाएगा 600
और बटे में कितना आ जाएगा 13। ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 600 बटे में 13। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होगा, ठीक है। अब जरा देखना, अब आपसे कह रहा है कि किनारों की निकटतम लंबाई, ये केस मैं पढ़ा चुका हूं आपको, थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाता हूं। देखो अब जब मैं मुझे स्लैंट एज निकालनी है तो देख लो दोस्त, ये क्या काम करेगा, एज अ बेस काम करेगा, ये क्या हो जाएगा, एज अ हाइपोटेन्यूज काम करेगा, और ये एज अ परपेंडिकुलर काम करेगा। ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ऐसे नहीं समझ में आ रहा, कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूं कि ये रहा मेरे पास एक स्क्वायर, और ये वाला जो ट्राइंगल था, अब देख लो क्या बनेगा, ये रहा सेंटर, ये रहा सेंटर। और जब मैं इसको उठा के ऐसे लेके आऊंगा तो देख लो ये वाली भुजा तो बेस की तरीके से काम करेगी, ये वाली भुजा तो बेस की तरीके से काम करेगी। और जब मैं इसको उठा के ऐसे लेके आऊंगा तो अब आप लोग देखो ये इस तरीके से कुछ ट्राइंगल बनेगा, ये एज अ परपेंडिकुलर काम करेगा, और जब मैं इसको उठा के लेके आऊंगा ऐसे तो ये एज अ हाइपोटेन्यूज काम करेगा, स्लांट एज एज अ हाइपोटेन्यूज आपके पास काम करेगा। ये बात मैं बार बार बता चुका हूं। तो अब ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा सरकम रेडियस के बराबर। सरकम रेडियस क्या होगा, अगर इसकी भुजा ए है तो पूरा विकर्ण कितना आ जाएगा, पूरा विकर्ण आ जाएगा ए अंडर रूट 2, और अगर मैं सिर्फ सरकम रेडियस इतने की बात करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ए अंडर रूट 2 बाई 2 विच इज ए अपॉन में अंडर रूट 2। यानी कि जो ये वाला पार्ट है वो आ गया ए बाई रूट 2। इसमें कोई डाउट आपको नहीं है, पक्का एकदम क्लियर है। अब देखो दोस्त, मुझे हाइट पता है कितनी, 13, तो अगर हाइट का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर 169, प्लस में जो ये बेस है ए बाई रूट 2, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना बन जाएगा, ए स्क्वायर बटे में 2, और ये बराबर आ जाएगा स्लांट एज के स्क्वायर के बराबर, क्योंकि ये वाला पार्ट ऐसे आके मिल रहा होगा, क्लियरली दिख रहा है। तो स्लांट एज का स्क्वायर जो मुझे क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है, तो ये बराबर आ जाएगा स्लांट एज का होल स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर का मान 600 बटे 13 है और बटे में 2 है, तो ए स्क्वायर बटे 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 600 बटे में 26। ये आ जाएगा 600 बटे में 26। कैसे, इसका आधा करोगे तो बटे में 26 आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो ये बन जाएगा 300 बटे में 13। अब देखो मुझे राउंडेड टू डेसिमल निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो 169 तो ये आ गया, और प्लस में अगर मैं इसको 300 बटे 13 को सॉल्व करूं तो 13 दूना 26, बचेगा कितना 4, यानी कि 40, 13 तिया 39 बचेगा 1, मतलब 23 पॉइंट समथिंग आएगा, 23 पॉइंट समथिंग आएगा। आगे मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा। 9 3 12 का 2 कैरी ऑन 1 6 1 7 2 9, 192 पॉइंट समथिंग बनेगा, और ये बराबर बन जाएगा एसई स्क्वायर के। अब देख लो कि एक ऐसी संख्या का वर्ग देख लो, ऐसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर जो 192 के आसपास की वैल्यू है, दैट विल बी योर आंसर। 12 का 144 होता है, नहीं हो सकता। 13 का 159 होता है, 169 होता है, नहीं हो सकता। 14 का 196 होता है, तो वी विल गो विद दिस ऑप्शन इटसेल्फ। 14 सेंटीमीटर इज द नियरेस्ट वैल्यू। आई होप लॉजिक क्लियर होगा। मुझे एग्जैक्ट आंसर यहाँ नहीं कैलकुलेट करना था, मुझे राउंड ऑफ में आंसर कैलकुलेट करना था। सो नियरेस्ट आंसर इज 14 सेंटीमीटर। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, एकदम आपको बात क्लियर होगी। क्वेश्चन अच्छा था, कंफ्यूजन दे सकता है, ये बात एकदम क्लियर है। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, एक वर्गाकार आधार वाले पिरामिड की भुजा 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 22 सेंटीमीटर है। इस पिरामिड का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है, गोले की त्रिज्या। देखो अगर दो चीजों को पहले ही कह रहा है कि वॉल्यूम बराबर, तो वॉल्यूम बराबर कर दो, कुछ ऐसा करना नहीं है। तो क्या आ जाएगा, 1/3 वर्गाकार आधार वाले पिरामिड की भुजा 14 है, तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ बेस 14 इंटू 14 यानी कि 196। तो 14 इंटू में 14 एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट विच इज नथिंग बट 22 सेंटीमीटर, और ये बराबर आ जाएगा किसके, इस पिरामिड का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है, तो ये आ जाएगा 4/3 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में r क्यूब। देखो भैया 22 से आपके पास 22 कट गया, 3 से आपके पास 3 कट गया, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो 14 इंटू में 14 अपॉन में 4 इंटू में 7, ये बराबर बन जाएगा r क्यूब के, ये बराबर बन जाएगा r क्यूब के। 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, और ये आ जाएगा आपके पास 7। कहीं पर कुछ मिस्टेक हुआ क्या,
हमने कहीं पर कुछ यहाँ पर 40, हाँ मिस्टेक हुआ, यस। देखो मिस्टेक ये हुआ कैलकुलेशन में, मैं 7 को ऊपर लेके नहीं गया। ये कितना बन जाएगा, यहाँ से जब आप आर क्यूब कैलकुलेट करोगे तो ये बन जाएगा 14 इंटू में 14 इंटू में 7 अपॉन में 4 बराबर आर क्यूब के। 2 से काट दो ये 7 टाइम्स आ जाएगा, फिर 2 से काट दो ये 7 टाइम्स आ जाएगा। बात एकदम क्लियर है। तो आपके पास आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट ही कैलकुलेशन था, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे थी नहीं, सिंपल सा ही कैलकुलेशन था। समझ में आ गया, ये तो बेसिक पेंसुरेशन थी, कोई समस्या नहीं होगी। बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न की तरफ और देखता हूं क्या है मेरा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं जरा देखिए। एक वर्गाकार पिरामिड के आधार की भुजा 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है। इस पिरामिड को पिघलाकर एक समबाहु त्रिभुज का आधार वाला पिरामिड बनाया गया जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10√3 सेंटीमीटर है। इस प्रकार बनने वाले पिरामिड को कुल संख्या, कुल मिला के वॉल्यूम बराबर करना है और कुछ नहीं करना, जल्दी से करते हैं। वर्गाकार पिरामिड के आधार की भुजा और ऊंचाई दे रखी है, यानी कि 1/3 एरिया ऑफ बेस कितना आ जाएगा 20 इंटू 20। हम 400 इसलिए नहीं लिखते ताकि अगर कुछ सिंप्लीफाई करना हो तो इजीली कट जाए और कोई रीजन नहीं है। 20 इंटू 20, ऊंचाई कितनी हो गई 45। ये आ गया वर्गाकार पिरामिड का आयतन, 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू में ऊंचाई। इस पिरामिड को पिघलाकर समबाहु त्रिभुज आधार वाला एक पिरामिड बनाया गया, तो उसका 1/3 एरिया ऑफ बेस का मतलब √3/4 ए स्क्वायर। तो कह रहा है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो ए स्क्वायर का मतलब कितना आ जाएगा 10 इंटू में 10। ये तो आ गया एरिया ऑफ बेस, इंटू में हाइट कितना है 10√3। हाइट आ गई आपके पास 10√3। और क्वेश्चन कह रहा है कि कितने पिरामिड बनेंगे, तो मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया कि ऐसे n पिरामिड बनेंगे। देख लो भैया 3 से आपके पास 3 यहाँ पर कैंसिल आउट। अब जरा ध्यान से देखना, ये और ये काट दो, ये 2 टाइम्स चला गया, ये 2 टाइम्स चला गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये वैल्यू 30 है, ये 10 है, ये √3 है, ये √3 मतलब टोटल 30 है, और इधर 45 है, मतलब ये 3 बार जाएगा। और अगर आप इन सबको काट दोगे तो ये 2 बार आ जाएगा, 2 से आपका ये 2 चला जाएगा, तो 3 2 जा 6 4 जा 24। n का मान कितना आ जाएगा आपके पास 24 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सिंपल ही क्वेश्चन था। अब तो देखो बहुत आसान है, ट्रिकी क्वेश्चन हमने ऑलरेडी काफी कर लिए हैं, तो आई होप इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। और मैं बार बार कह रहा हूं भैया अगर डाउट रह जाए तो आप कमेंट में लिख देना, रेस्ट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डेफिनेटली समझाऊंगा, ठीक है। और आपको आगे भी जिस टॉपिक में डाउट है डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, मैं आगे के टॉपिक्स को भी आपका डिटेल में कवर करूंगा। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 10। एक वर्गाकार आधार वाले पिरामिड जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर और पिरामिड की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। पिरामिड को इसके आधार के समांतर 4 बराबर ऊंचाई वाले भागों में काटा गया, तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखो ये लॉजिक मैंने आपको बहुत पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता है। देखो क्या है ये लॉजिक, ये है कि अब अगर ये वर्गाकार आधार वाला पिरामिड है और यहां से मैंने हाइट को कंसीडर कर लिया कुछ इस तरीके से, जैसे आप कोन में करते हो ना, सेम लॉजिक हर तरीके के पिरामिड में करता है, मैंने कोन वाले वीडियो में बताया भी था। ये हो गया पिरामिड। अब ये कह रहा है इसको आधार के समांतर 4 बराबर ऊंचाई वाले भागों में काटा गया है, तो मान लो कि ये एक ऐसा पार्ट हो जाएगा, एक ऐसा पार्ट हो जाएगा, सॉरी थोड़ा सा सही फिगर बनाते हैं, ऐसे कटेगा, ये 4 बराबर ऊंचाई वाले भागों में ऐसे कुछ कट जाएगा, है ना। अब ये कह रहे हैं इनके आयतनों का अनुपात बताओ। देखो हर पार्ट की हाइट क्या है बराबर है, मतलब अगर मैं यहां पर देखूं तो पहले पार्ट की हाइट ये कितनी आ जाएगी, पहले पार्ट की हाइट आपसे कह रहा है कि बराबर है, तो मैंने इसकी हाइट कितनी मान ली 1 मान ली। दूसरे पार्ट की हाइट कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, तीसरे पार्ट की हाइट कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, और चौथे पार्ट यानी कि टोटल की हाइट ये कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होगा, ठीक है। अब देख लो जब आप कैलकुलेट करते हो, जब आप कैलकुलेट करते हो 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट, यही कैलकुलेट करते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखो ये वर्गाकार है, अगर ये वर्गाकार है तो एरिया ऑफ बेस का मतलब ए स्क्वायर होगा। अगर मैं यहां पर किसी एक ट्रायंगल को बनाऊं, जैसा मैं कि आपका 2D फिगर बना रहा था, अगर मैं ये ऐसे बना दूं, अगर मैं यहां पर ये ऐसे बना दूं, अब जरा देखिएगा एक पार्ट को मैं बना रहा हूं, और अगर ये कट लगेगा तो ऐसे ही तो कुछ कट लगेगा, ऐसे ही तो कुछ कट लगेगा ना, अगर मैं 2D में कन्वर्ट करूं।
तो जो ये छोटू वाला ट्रायंगल होगा और जो ये बड़ा वाला ट्रायंगल होगा, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे होंगे? सिमिलर होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, पक्का। और अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे तो भुजाओं में अनुपातिक संबंध होगा। अब मान लो कि मैंने इसकी हाइट को h मान लिया, ये पार्ट क्या आ जाएगा? a आ जाएगा, यही तो होगा। तो अब देखो जो हर एक छोटा पार्ट जो निकलेगा वो कुछ ऐसा ही होगा, हर एक जो छोटा पार्ट होगा वो कुछ ऐसा ही तो निकल रहा होगा। मतलब जब मैंने इसको पूरे को कट किया होगा, ऊपर से ये पार्ट अगर मैंने निकाला होगा तो वो पार्ट एक्चुअल में तो ऐसा ही कुछ निकला होगा, एक्चुअल में तो कुछ ऐसा ही निकला होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और अल्टीमेटली मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं? मैं ये कंसीडर कर रहा हूं कि ये वाला पार्ट, आगे वाले में ये वाला पार्ट, आगे वाले में ये वाला पार्ट, उसके नीचे वाले में ये वाला पार्ट, यही ऐसे आगे आपके जाके मिलते जा रहे हैं। तो कुल मिला के समरूपता तो होगी। तो सबकी यहां से क्या आ जाएगा? अगर मैं निकालूंगा, जैसे ये a1 है और ये a2 है, तो आएगा क्या? a1 अपॉन में a2, अगर इसमें इसको h1 मान लूं और ये टोटल क्या आ जाएगी? h2, तो ये बराबर आ जाएगा h1 अपॉन में h2, यही आ जाएगी। अब एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, यानी कि अगर मैं निकालूं 1/3 तो हटा दो क्योंकि मैं रेशियो निकाल रहा हूं, तो एरिया ऑफ बेस यानी कि पहले वाले पार्ट में 1/3 अगर हटा भी दो या लिख भी दो तो वो आ जाएगा a1 स्क्वायर इंटू में h1, और पूरे का अगर मैं निकालूंगा जो यहाँ पे बनेगा तो ये आ जाएगा 1/3 और ये आ जाएगा a2 स्क्वायर इंटू में h2। अगर मैं डिवाइड कर दूंगा दोनों का अनुपात तो ये आ जाएगा a1 स्क्वायर अपॉन में a2 स्क्वायर इंटू में h1 अपॉन में h2। लेकिन मुझे तो पता है a1 अपॉन a2 बराबर h1 अपॉन h2, इसका मतलब a1 क्यूब अपॉन a2 क्यूब या h1 क्यूब अपॉन h2 क्यूब, ये इनके वॉल्यूम का रेशियो होगा। यही सेम लॉजिक हम कोण में भी लगाते जहां पर बहुत क्लियरली समझ में आता है। आई होप इसमें किसी तरह का कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अगर डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं दोबारा से भी एक्सप्लेन कर दूंगा, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखो पहले पार्ट का जो वॉल्यूम आ जाएगा, पहले पार्ट का वॉल्यूम आ जाएगा यहां से 1 क्यूब, पहले से लेके यहां तक का वॉल्यूम, देखो पहले पार्ट का मतलब ये इतना पार्ट जो आपके पास बन रहा है ये आ जाएगा 1 क्यूब। जब मैं पूरे यहां से लेकर यहां तक की बात करूंगा, यहां तक, तो ये वॉल्यूम कितना आ जाएगा आपके पास? दूसरा वाला आ जाएगा आपके पास, यहां से जब मैं निकालूंगा तो ये बन जाएगा 2 क्यूब। सिमिलरली 3 वाले के लिए 3 क्यूब और टोटल के लिए 4 क्यूब ये बनेगा। आपसे पूछ रहा है कि इन 4 भागों के आयतनों का अनुपात, तो लॉजिक वही है भाई, टोटल इतना है 1 क्यूब और इतना है 2 क्यूब, तो अगर मुझे सिर्फ इतने पार्ट का आयतन निकालना है तो कितना बन जाएगा? पहला तो 1 क्यूब ही रहेगा क्योंकि उसमें तो कुछ कम नहीं हो रहा। दूसरा कितना हो जाएगा? टोटल है 2 क्यूब, ये है 1 क्यूब, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना आ जाएगा? 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, तो ये बन जाएगा 2 क्यूब माइनस में 1 क्यूब। आगे बढ़ जाओ, ये टोटल यहां से लेकर यहां तक का ये है 3 क्यूब और ये इतना पार्ट है 2 क्यूब, तो अगर मुझे सिर्फ इतने पार्ट का निकालना है तो 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब आ जाएगा, ये बन जाएगा 3 क्यूब माइनस में 2 क्यूब, और अगला बन जाएगा 4 क्यूब माइनस में 3 क्यूब, तो ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 8 में से 1 गया 7, ये बन जाएगा 27 में से 8 गया 19, और ये बन जाएगा 64 में से 27 जाएगा 37। 1, 7, 19 और 37, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इट विल वर्क सेम एज इन कोन। ठीक है, कोई डाउट आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए। बोलिए अगर कोई डाउट है। कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर होगा ये क्वेश्चन। आई डोंट थिंक कोई डाउट आपको यहाँ पे होगा। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे और देखता हूं क्या है मेरा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं जरा देखो। एक वर्गाकार आधार वाले पिरामिड की भुजा 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। इस पिरामिड को इसके आधार के समांतर 2 कट द्वारा 3 भागों में बांटा गया, जिनकी आधार से ऊंचाई 7 और 14 सेंटीमीटर है। सबसे ऊपर वाले भाग और सबसे नीचे वाले भाग का अंतर ज्ञात करो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब देखो दोस्त, ये रहा एक वर्गाकार आधार वाला पिरामिड, वर्गाकार आधार वाला पिरामिड। इस तरीके से कुछ मैंने यहाँ पर फिगर बना लिया है, इस तरीके से कुछ हमने यहाँ पे फिगर बना लिया है। अब ये कह रहा है कि देखो इसकी टोटल हाइट कितनी है 21, और इसको 2 कट द्वारा 3 भागों में बांटा गया। मैं यहाँ पे कलर चेंज करके कट लगा रहा हूँ कि एक कट मैंने कुछ ऐसे लगाया, दूसरा कट मैंने कुछ ऐसे लगाया, और तीसरा तो आपका 3 पार्ट में ये बट ही गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि जो उनकी ऊंचाई है वो बेस से 7 और 14 है। मान लो यहां से ऊंचाई नाप रहे हो तो पहले कट की ऊंचाई ये दूरी कितनी है 7,
दूसरी 14 है, इसका मतलब ये भी पार्ट कितना आ जाएगा 7, टोटल 21 थी, इसका मतलब इसकी भी हाइट कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। तीनों पार्ट की हाइट्स क्या है, बराबर है 7 7 7, इसमें कोई डाउट आपको नहीं है, पक्का। अब जरा देखो, तब सबसे ऊपर वाले भाग और सबसे नीचे वाले भाग के आयतन का डिफरेंस बताना है। अब देखो सबसे पहले एक बेसिक लॉजिक से समझो, अभी 7 के चक्कर में मैं पढ़ूंगा ही नहीं। अगर मैं पूरे का आयतन निकालूं तो मुझे प्रत्येक भुजा और ऊंचाई दे रखी, पूरे का आयतन कितना आ जाएगा 1/3, एरिया ऑफ बेस कितना आ जाएगा 12 इंटू में 12, तो ये आ जाएगा 12 इंटू में 12, और हाइट कितनी है 21, ये आ जाएगा पूरे का वॉल्यूम। यहां से आप इसको कर सकते हो, ये आ जाएगा 48 इंटू में 21, ये आ जाएगा इस पूरे पिरामिड का वॉल्यूम। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होगा। अब जरा सुनना, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत काम की बात है। अगर मैं ध्यान से देखूं, ये स्क्वायर बेस्ड पिरामिड है, यहां पर मैं इसको मिला दे रहा हूं, और यहां पर मैंने उठा के 2 कट लगा दिए। एक कट मैंने यहां पर ऐसे कुछ लगाया, दूसरा कट मैंने यहां पर ऐसे कुछ लगाया। इसकी हाइट, इस पार्ट की हाइट कितनी है 1, मैं रेशियो लिख रहा हूं। अगले पार्ट की हाइट कितनी है 2, मैं रेशियो लिख रहा हूं। और पूरे की हाइट कितनी है 3, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि 7 7 7 तीनों थे। तो पहला 7 है, दूसरे की हाइट 14, तीसरे की 21, तो 1 2 3 हो गया। तो अब देख लो यहां पर क्या पूछ रहा है, सबसे ऊपर वाले भाग और सबसे नीचे वाले भाग के आयतनों का अंतर ज्ञात करो। सबसे ऊपर वाले भाग का आयतन यानी कि इसका आयतन कितना आ जाएगा, तो आपको पता है इसका आयतन हो जाएगा 1 क्यूब, यहां तक कोई डाउट नहीं है। और जो सबसे नीचे वाला भाग बनेगा उसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, जो सबसे नीचे मैं यहां से कंसीडर करूंगा उसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, तो अभी जस्ट मैंने बताया, तो कितना आ जाएगा 3 क्यूब और माइनस में 2 क्यूब, यही तो आ जाएगा। इसका मतलब 27 में से 8 जाएगा, सबसे नीचे वाले भाग का आयतन आ जाएगा 19। क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों का अंतर बता दो, यानी कि 19 माइनस में एक 18 यूनिट का मान बताना है। सबसे ऊपर वाला भाग 1 क्यूब यानी कि 1 है उसका वॉल्यूम, और सबसे नीचे वाले भाग का आयतन कितना आ जाएगा, तो 3 क्यूब माइनस में 2 क्यूब विच इज 19। कह रहा है इन दोनों भागों का अंतर बता दो, यानी कि 19 माइनस 1 आपको 18 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो पहला तो लॉजिक यही है कि 18 का मल्टीपल होगा आंसर। 18 3 54 और 54 10 64 3 67, ये बात आपके पास बन रही है। तो 18 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है, सही बटे में तो कुछ नहीं जा रहा है। 18 3 54 54 10 64 3 67 132, तो 18 छक्का नहीं बन रहा है। 18 पंचे 90, 4 यहाँ पे भी नहीं बन रहा है, ये तो वैसे ही नहीं कट रहा है। 18 चौक 72, 18 दूना 36, 756 एक वैल्यू अपने पास बन रही है। चेक करते हैं। अब जरा देखिएगा, अब देख लो दोस्त, पूरे का आयतन ये है, और अगर मैं पूरे का आयतन आपसे कहूं कि भैया यहाँ पर इस पूरे पिरामिड का आयतन, तो ये बड़े वाले का कितना था 3 क्यूब यानी कि 27 यूनिट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि देखो इतने पार्ट का 1 क्यूब वॉल्यूम था, इतने पार्ट का 2 क्यूब वॉल्यूम था, और ये जब पूरी हाइट में ले रहा हूं यानी पूरे का वॉल्यूम निकाल रहा हूं, वो कितना है 3 क्यूब यानी कि 27 यूनिट। तो अपने को पता है कि 27 यूनिट का जो मान है वो 27 यूनिट का मान 48 गुणे 21 है, गुणा हम बाद में कर लेंगे। और आपको दोनों का डिफरेंस बताना है, यानी कि सबसे ऊपर वाले और सबसे नीचे वाले भाग का अंतर, विच इज 18 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। 18 यूनिट की वैल्यू बतानी है। देखो 3 बराबर इतना है तो 2 की वैल्यू बतानी है, तो कितना आ जाएगा 48 इंटू में 21 बटे में 3 इंटू में 2, 3 से काट दो 16, ये आ जाएगा 32 इंटू में 21, 21 दूना 42 का 2 कैरी ऑन 4, 21 3 63 4 67, 672 आपका आंसर आएगा। 672 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 672 आपके इस प्रश्न का सही वाला उत्तर होगा। आई होप कोई डाउट नहीं होगा। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि साहब ये 18 से तो नहीं कट रहा था, वो कई बारी सही बटे के चक्कर में वो वैल्यू नहीं कट रही थी और कोई रीजन उसका नहीं था। आई होप ये बात एकदम क्लियर होगी, क्लियर है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा, किसी तरह का कोई डाउट आपको नहीं होगा। ठीक है, अब जरा देखते हैं, मेरे हिसाब से टॉपिक तो फिनिश है, अब आप कहीं से भी सॉल्व करो। आयताकार आधार वाले जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, उस पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। दिस इज होमवर्क फॉर यू, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ट्राई करिएगा, और अगर नहीं आएगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा,
रेस्ट आई विल एक्सप्लेन यू. दिस इज द होमवर्क. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ. अगर आपका कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं डेफिनेटली आपके उन डाउट्स को नेक्स्ट वीडियोस में ले लूंगा. थैंक यू, बाय बाय एंड गुड नाइट. और अगर कोई दिक्कत है, आपको लग रहा है इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो डेफिनेटली कमेंट में लिखिएगा. मैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो टॉपिक आपका होगा उस पे वीडियो मैं बनाऊंगा. थैंक यू.